Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online platform for self learners. चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। तो भाई आपको मैंने बताया था हम बात करें यहाँ पे 100 क्वेश्चन सीरीज की, जहाँ पर हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स लिए, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं सारे सेक्शन से चूज करने की। जैसे एग्जाम से पहले आपका कोई भी तरीके का टॉपिक बचे ना, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर्स डे 9। आज हम बात करने डे 8 आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक की। क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक का डिस्कशन होगा। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रामर सॉल्व करते टाइम हमेशा याद रखें कि आप जिस सेंटेंस को पढ़ रहे हो उसका सब्जेक्ट कौन है, उसका प्रेडिकेट कौन है, और यदि उसमें कोई स्पेशल वर्ड दिया गया है तो बी केयरफुल कि उसको कैसे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आर गार्डनर हु इज़। अब हु किसके लिए आ गया, गार्डनर के लिए आ गया। तो ये आपका सिंगुलर है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये है हमारा एंटीसीडेंट, और इसके लिए हु लगा सकते हैं। बिल्कुल सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है। हु आपका कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस का है, तो इसलिए इज आ गया। ठीक है ना। टू लेजी, टू और वेरी एडवर्ब होती है। ठीक है, टू हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए लगाते हैं। तो कोई लेजी है तो वो बहुत लेजी होगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा लेजी है तो टू का यूज़ होगा, वेरी लेजी नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमने देखा कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रेडिकेट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो लिखा था गार्डनर, ये भी तो सब्जेक्ट ही है ना, तो इसके लिए सेज आ गया, क्या इसका प्रेडिकेट पार्ट आ गया। ठीक है, दैट क्या, दैट या फिर से कंजंक्शन आ गया दैट। ठीक है, अब दैट कंजंक्शन आ गया तो आगे वाला सेंटेंस क्या है, देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। ठीक है, तो देयर विल बी नो एप्पल्स, नो एडजेक्टिव है, डिटरमिनर एज एप्पल्स आएगा। दिस ईयर की बात करें, विल बी आगे फ्यूचर की बात है, कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी एक वर्ड पे ध्यान देते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है देयर, THEIR देयर। ठीक है, तो इंग्लिश में दो देयर होते हैं, एक होता है THER, ये आपको पता होगा, और एक होता है THEIR। इन दोनों का अच्छा सा डिफरेंस आता है। ठीक, सुनेंगे। ये जो देयर वर्ड है दिस वन, इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि ये एक तो होता है आपका प्रोनाउन, जिसमें आप इसको डमी कहते हैं, अगर कहें तो इसको आप कह सकते हो सही, तो डमी प्रोनाउन होता है, याद आ गया। और एक ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की भी बात करता है। ठीक है, जब ये डमी प्रोनाउन होता है तो सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा जाता है, देयर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट। यहां जो देयर का यूज हुआ वो एज अ डमी प्रोनाउन हुआ है, क्योंकि जो मैनी एप्पल्स प्लूरल है उसकी वजह से आर आया है। ठीक है, तो एक तो प्रोनाउन होता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा ही हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे आपने कहा माय फ्रेंड लिव्स देयर। मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, वहां रहता है, तो वहां क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। आप जगह की बात कर रहे हो। ठीक है, तो देयर आपका डमी प्रोनाउन है, या तो वो प्रोनाउन का काम करेगा या फिर वो एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, चलिए अभी जो देयर होता है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप कह दो कि ये डिटरमिनर है, या फिर आप कह दो कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों बातें वही है, क्योंकि इसके बाद हमेशा नाउन आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कह दो, या फिर आप इसको डिटरमिनर्स कह सकते हैं। ठीक है, देयर का यूज ऐसे होगा। तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा दे विल क्लीन देयर रूम्स। दे विल क्लीन देयर रूम्स। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे विल क्लीन देयर रूम्स। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देयर के दो यूजेस होते हैं, एक THERE होता है, उसके दो यूजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप देयर देख रहे हो, आप इसको डिटरमिनर भी कह सकते हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो, क्योंकि ये किसके साथ लगा, ये रूम्स यानी कि नाउन के साथ लगा। तो देयर के दो यूजेस हैं, एक तो वो डमी प्रोनाउन होगा, एक वो एडवर्ब होगा, और इस देयर का यूज डिटरमिनर या पॉजिटिव एडजेक्टिव के तरीके से किया जा सकता है। तो आप इसको ऐसे यूज करते हो। तो यहाँ देखो विल भी क्या है, वर्ब है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ना, ये तो डिटरमिनर है। डिटरमिनर एडजेक्टिव होता है, वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नाउन की वैल्यू को डिसाइड करता है। तो यहाँ देयर आएगा, क्या आंसर होगा, देयर, THERE देयर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर किस पार्ट में हो गया आपका, आंसर हो गया भाई बी पार्ट में। ठीक, और यूज किसका समझ आया, देयर एंड देयर का यूज समझ आया,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं, क्योंकि हम अक्सर पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो हमें लगता है देयर ही लिखा गया है, हम ये चेक नहीं करते कि देयर की स्पेलिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बताइए क्या आंसर होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि कभी भी CANNOT कैन नॉट, ये कभी ऐसे दो वर्ड में नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये हमेशा कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, तो इसका एक एरर ये बन जाता है कैन नॉट का, इसको याद कर लेना। तो आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग, अब अफोर्ड के साथ फॉर लगा दिया और बाइंग लगा दिया, ठीक है, खरीदना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप किसी चीज़ को अफोर्ड करते हो तो उसकी स्टेट की बात हो रही है, उसके प्रोसेस की बात नहीं हो रही है। तो अफोर्ड टू बाई विल बी द करेक्ट आंसर, अफोर्ड टू बाई होगा, यानी कि इसके बाद कभी ज़ेरेड नहीं आता, इन्फिनेटिव आता है। अब इसको वैसे भी समझ सकते हैं, आप ये लिख सकते हो कि आ फ्यू वर्ब्स, आ फ्यू वर्ब्स ऑलवेज टेक इन्फिनेटिव। इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही आता है। कौन कौन सी है, जैसे अफोर्ड है, आस्क है, अलाउ, बैग, बिगिन, केयर, चूज, डेयर, नीड, मैनेज। ओके, हैपन, वांट, एटसेट्रा। ठीक, इन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है आपका, हमेशा इन्फिनेटिव आता है। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई बुक्स होगा फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एक चीज़ याद रख लेना है, जो बिकॉज आए तो हमेशा ये भी याद रखना कि जो बिकॉज होता है, ये बिकॉज हमेशा किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस। और क्वेश्चन ये बना रहता है कि बिकॉज ऑफ भी एक हमारा होता है, बिकॉज ऑफ जो होता है ये एक प्रपोजिशन होता है। ठीक है, एक डिफरेंस याद कर लेना कि बिकॉज हमेशा कंजंक्शन होगा, बिकॉज ऑफ हमेशा प्रपोजिशन होगा। ठीक, दैट बिकॉज दे आर कैसी हैं, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एक पॉजिटिव चीज़ है, मतलब वो नेगेटिव साइड को शो नहीं करता है, जैसे लेजी था तो वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव का मतलब कुछ ऐसे भी समझ लो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कि वो मतलब मैं खरीद भी सकता हूँ, लेकिन टू एक्सपेंसिव यदि कह सकते थे तो कभी नहीं खरीद सकता था मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When someone speaks to us, we saw him, but when we read, we don't see the writer. बताइए क्या आंसर होगा। Take your time, solve the question. When someone speaks to us, we saw him, but when we read, we don't see the writer. देखो, सेंटेंस when से शुरू हुआ है, when क्या है, टाइम कंजंक्शन है। टाइम कंजंक्शन की एक खास बात होती है कि यह हमेशा सेम टाइम को कनेक्ट करता है। मतलब वैन अगर टाइम कंजंक्शन है तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर इधर प्रेजेंट होगा तो वैन के बाद में भी प्रेजेंट ही होगा। अगर इधर पास्ट होगा, मान लेते हैं वैन से पहले वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में होगा, तो बाद वाला सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट में ही होगा। लेकिन एक ट्विस्ट बनता है, अगर यह फ्यूचर होगा तो जो टाइम क्लॉजेज होती है ना, इनके बाद कभी फ्यूचर नहीं आता है। ऐसे केसेस में आप क्या लगा देते हो, ऐसे केसेस में आप प्रेजेंट लगाते हो। तो ये एक ट्विस्ट है। ठीक है, कि वैन के बाद आप कभी विल और शैल नहीं लगा सकते। यदि आपको फ्यूचर को एड्रेस करना है तो प्रेजेंट से एड्रेस करेंगे। तो वैन समवन आपका प्रोनाउन हो गया, स्पीक्स करता है हमसे, टू अस, ठीक है, हमसे बातें करता है। वी सॉ हमने उसको देखा, पास्ट में, हिम, बट वैन जब कभी हम पढ़ते हैं, वी डू नॉट सी। तो कहने का मतलब है, जब बात करते हैं तो तभी देखेंगे, जब पढ़ते हैं तब नहीं देखते हैं। तो स्टेटमेंट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, जिसमें कहा गया एक जर्नल सी बात बताई गई है। जर्नल स्टेटमेंट और जो भी फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं,
उसको सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। तो वी सॉ नहीं आएगा, करेक्ट आंसर वी सी होगा। आंसर आपका बी पार्ट में होगा। क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से निकल सकता था, एक तो व्हेन टाइम कंजंक्शन है उसको देख के, दूसरा आप ये कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, ठीक है, और किसी एक क्वेश्चन का मतलब जैसे स्पीक बोलते हैं तो वो मतलब अगर एक मैं कह दूं कि वो एक टाइम है, उसी टाइम पे दूसरा एक्शन हुआ है, तो इसको टाइम से कोरिलेट करके भी आप प्रेजेंट में रख सकते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करते हैं ना जर्नल स्टेटमेंट्स की, कि इसके साथ ये कॉज है, ये इफेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जा सकता है। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में कौन सा वाला तरीका याद आएगा। नेक्स्ट करते हैं, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर से। चलिए भाई, करिए क्या आंसर होगा बताइए। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने सेंटेंस में देखा नॉलेज है, नाउन है, ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए, बैंक ऑफिसर्स के लिए, बिकॉज कंजंक्शन आ गया, दे आर टू, प्रेजेंट में लिखा गया, दे आर टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है वो समझते हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड उन पर कंपेल किया जाता है, तो दे आर टू अंडरस्टैंड को समझना है, व्हाट जो भी देयर कस्टमर से, तो देयर यहाँ सही यूज हुआ है, ठीक है। अब एक सेंटेंस को समझें, ध्यान से देखिए। एक वर्ड होता है नॉलेज। अगर मैं पूछूं नॉलेज कैसा नाउन है, तो नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और याद रखना कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, समझ गए। जैसे आपने कहा आई हैव नॉलेज, मुझे तो ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। तो अब आप चाहो तो एडजेक्टिव तो लगा सकते हो, आई हैव गुड नॉलेज, ठीक है, आई हैव पुअर नॉलेज, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, आई हैव सम नॉलेज, आप ऐसे कह सकते हो आई हैव अ लिटिल नॉलेज। लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई हैव अ नॉलेज, या आई हैव नॉलेजेस नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कन्फर्म हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि इसके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं कर सकते, सिंगुलर नहीं बना सकते, और एस और ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब रूल एक और होता है, देखो क्या होता है कि जब हम नॉलेज को या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी के साथ में फिक्स कर दें, यानी कि उसकी वैल्यूज़ को फिक्स कर दें, तो ऐसे केसेस में हम उसके साथ आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे आई हैव नॉलेज बिल्कुल सही है, लेकिन आपने कहा द नॉलेज of Ram is admirable. The knowledge of Ram is admirable. कि राम की जो नॉलेज है ना वो तो एडमायर करने योग्य है। तो द नॉलेज आ गया, क्यों, क्योंकि राम की नॉलेज है। लेकिन अगर राम को नॉलेज है तो राम हैज़ नॉलेज होगा, ऐसे तो राम हैज़ द नॉलेज, या राम हैज़ द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, राम को इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, राम हैज़ द नॉलेज ऑफ माउंटेन्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है, उनके बारे में राम को पता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या लगा सकते हो, राम हैज़ द नॉलेज आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी, तो क्या लिखेंगे, द नॉलेज, क्या लिखेंगे, द नॉलेज ऑफ, क्योंकि हम कह रहे हैं नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इसका मतलब ये, इसको हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ फिक्स्ड नॉलेज है जो किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, ये जर्नल नहीं है। तो जब आप नॉलेज को जर्नलाइज करेंगे, बात समझ गए, तब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा। जब आप नॉलेज को पर्टिकुलराइज करेंगे या पर्टिकुलर नॉलेज की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर टाइम पे यू हैव टू यूज आर्टिकल द, क्योंकि वो पहले से आपने फिक्स कर रखा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द भी नहीं आता है, लेकिन आर्टिकल्स हम कब लगा सकते हैं, जब हम उसको पर्टिकुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसे तरीके से आप किसी भी इंसान के नाम के साथ भी आर्टिकल दा लगा सकते हो। जैसे आपने कहा आई नो राम, ठीक है, या द नॉलेज ऑफ राम होगा, ठीक, राम इज एडमिरेबल, तो राम के पहले दा कभी लगेगा नहीं। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि द राम ऑफ माई क्लास, द राम ऑफ माई क्लास हैज गुड नॉलेज,
द राम ऑफ माई क्लास हैज़ गुड नॉलेज, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, देखो बन गया द राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर राम की बात करें तो ऐसे केसेस में आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। तो आंसर किस पार्ट में हो गया? आंसर आपका ए पार्ट में हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी सिंस द लास्ट 10 years but I cannot claim that I have understood him thoroughly. He has been working with me since the last 10 years but I cannot claim that I have understood him thoroughly. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ही के साथ हैज़ बीन बिल्कुल सही लिखा, ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी, कब से? सिंस द लास्ट 10 years कहा गया, बट आई कैन नॉट क्लेम, कैन नॉट भी सही लिखा गया, क्लेम मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। दैट आई हैव अंडरस्टूड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होगा, हिम थॉरोली, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझेंगे, पहले तो सारे रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जब मैं कहता हूँ आई एम रीडिंग अ नॉवल, एक तो ये बात है बिल्कुल सही है, ठीक है, आई एम रीडिंग अ नॉवल, ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है जो मुझे बताता है कि काम कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये मुझे नहीं पता है, बस काम चल रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग ऑन। दूसरा सेंटेंस होता है आई एम रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, आई एम रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, में सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा सिंस मॉर्निंग में टाइम को बता दूंगा तो एम नहीं आएगा, क्या आंसर होगा? आई हैव बीन होगा। तो एक तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है परफेक्ट का, कि जब भी आप टाइम को मेंशन करेंगे, टाइम को प्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे केसेस में आपको परफेक्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से मैंने जब ये सेंटेंस बोला होगा तब तक तो काम खत्म किया ना, तो परफेक्टेड है, तो हैव बीन आएगा, ठीक है। और जब आप कहते हो आई एम रीडिंग, तो मुझे नहीं पता काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ कब हुआ, कुछ नहीं बता सकते, ठीक। पहली बात तो ये है। अच्छा, अगर टाइम इंडेफिनिट होता तो आप कैसे लिखते? फिर आप ऐसे लिखते आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 hours, फिर आप ऐसे लिखते, ठीक है। यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। क्या समझ आया? कि जो सिंस आता है वो टाइम के साथ किसके साथ आता है? सिंस आता है हमेशा डेफिनिट टाइम के साथ में, ठीक है। और फॉर आता है हमेशा इनडेफिनिट टाइम के साथ, ठीक है। सिंस आता है डेफिनिट टाइम के साथ और फॉर आता है इनडेफिनिट टाइम के साथ। ये क्लियर है? अब इसको और समझो। अब होता यह है कि अगर मैं कहता हूँ फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए, लेकिन अगर मैं इनडेफिनिट टाइम के पहले कुछ ऐसे लिख दूँ, या तो मैं लास्ट लिख दूँ या फिर मैं पास्ट लिख दूँ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फिर हमारा सिंस। जैसे इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल since last 2 hours। आ गया समझ? ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग नॉवल सिंस लास्ट 2 hours, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक और तरीका होता है क्या, अगर आपका इंडेफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट टाइम के पहले आपने लगा दिया लास्ट या पास्ट, ठीक है, और इसके बाद फिर आपने लगा दिया लास्ट और पास्ट के पहले आर्टिकल द, तो अब जो टाइम क्लॉज होगी वो प्रपोजिशन होगी, फॉर होगी। तो यानी कि यही सेंटेंस जो हम फोर्थ लिख रहे हैं, अब इसको हम फिफ्थ लिख सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर
लास्ट के पहले आर्टिकल द लगाओ, फॉर द लास्ट, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। क्लियर है? आई हैव बिन रीडिंग अ नॉवल फॉर द लास्ट 2 आवर्स। आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, तो यहाँ देखो क्या लिखा गया, द के साथ लास्ट लिखा गया, तो सिंस नहीं आएगा, फॉर विल बी द करेक्ट आंसर, ये मार्क करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए, देखो हम क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझ रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें आपको याद हो जाएं। ये प्रैक्टिस सेशन से यहाँ आंसर्स निकालना कोई समाधान नहीं है कि देखो ये आंसर होगा, ठीक है। सिंस शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट, शी माइट हैज़ डन दैट वर्क। क्या आंसर होगा बताइए? देखो यहाँ जो सिंस है वो कंजंक्शन का काम करता है। वो बता रहे हैं शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट, वो बिल्कुल, जैसा कि वो उसे इफेक्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल अवेयर नहीं थी। शी माइट हैज़ डन दैट वर्क, ठीक है। अब शी सिंगुलर है, माइट आ गया, हैज़ आ गया। अब यही एक ट्विस्ट फंसता है, बहुत अच्छा है। हम कुछ चीज़ें रट के बैठे हुए हैं, जैसे हमने कहा कि शी हैव प्लेड वेल, ठीक है। तो शी हैव नहीं होगा, आपको लिखना होगा शी हैज़ प्लेड वेल, ठीक, ऐसे है। तो हमें रटा हुआ शी के साथ हैज़ आता तो हमें वहाँ भी दिखाई देगा। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ शी कैन प्ले या प्लेज वेल, आप क्या लिखेंगे? शी कैन प्ले या प्लेज वेल, बताइए क्या होगा? शी कैन प्ले या प्लेज वेल। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, जब वर्ब की फॉर्म्स होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है मानो प्ले, ठीक है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लिखी जाती है प्लेड। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी लिखी जाती है प्लेड, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो लिखी जाती है प्लेइंग, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका प्लेइंग हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब की या तो फोर्थ फॉर्म कह दो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर कह दो, वो लिखी जाती है प्ले के साथ क्या लगा के, ये लिखी जाती है सिंगुलर प्लीज, ठीक है। ये हो गया, तो प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज आएगा, ठीक है। तो अगर जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, उसके बाद में प्लस करके वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। ये जो लिखा गया ये क्या होती है? सेकंड फॉर्म, ये होती है बेटा हैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है हैड। आईएनजी फॉर्म होती है आपकी हैविंग। और सिंगुलर फॉर्म क्या होती है बेटा? सिंगुलर फॉर्म होती है आपकी हैज़। सिंगुलर फॉर्म होती है आपकी हैज़। अब तो क्लियर है। तो अब मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हैव है। हैज़ नहीं आएगा, हैव आंसर होगा। आंसर किस पार्ट में होगा? बी पार्ट में होगा। इस क्वेश्चन में समझ गए ना कन्फ्यूजन क्यों होता है, कि सबको पता रहता है कि माइट के साथ प्ले आएगा, तो ये आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यही समझने की कोशिश की है, अब क्लियर हो गया। तो ये हैज़ और हैव में बच्चा कभी कभी फंस जाता है कि उसको लगता है हम शी को देख के हैज़ मार्क कर देते हैं, हमें ये नहीं पता चलता बाद में माइट भी लगाए बीच में। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है जो कभी कभी हमें परेशान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम we failed to understand that he was harping on. ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इवन आफ्टर हियरिंग, सुनकर, हिम फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम। फेयरली लॉन्ग टाइम का मतलब है अच्छे से समझ दिया, ऐसा नहीं कम समय दिया। वी फेल्ड, हम फेल्ड हो गए टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट ही वॉज हार्पिंग ऑन, की वो हार्पिंग कर रहा था। हार्प ऑन होता है टू से समथिंग रिपीटेडली, ठीक है। आप लिख सकते हो टू से
समथिंग रिपीटेडली, किसी बार को बार बार कहते रहना, विलाप सा करते रहना, समझना है क्या बता देना, ठीक है। तो दैट ही वॉज हार्पिंग ऑन, आप ऐसे समझ आ गए सेंटेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेंटेंस सही है गलत है, ठीक, वो समझाती है। ये जो हार्पिंग ऑन है, हार्प ऑन करना ऑन समथिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब ये कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है। भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है, क्लियर है। भाई मिसिंग है तो या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। अब कैसे पता चलेगा, देखो समझते हैं। अब ये जो दैट होता है ना, दैट, ये दैट होता क्या है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन का काम करता है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों केसेस में आ सकता है, ठीक, ये दोनों केसेस में आ सकता है, लेकिन ये कभी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ गए, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में तो आ जाएगा, लेकिन ये कभी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो भी करके देख लेते हैं कैसे, देखिए जैसे जैसे हमने एक सेंटेंस कहा, आई हैव अ कार दैट runs fast. I have a car. I have a car that I gave to my friend. इन दोनों सेंटेंस में जब हम देखें तो ये जो दैट यहाँ पर है ये सब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, और ये दैट यहाँ पर है ये किस में लिखा गया, ये लिखा गया ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन में दैट होता है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया। लेकिन प्रॉब्लम है ये है कि जो दैट है ना, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस है किसका, ये तो कैसा सेंटेंस है, ये तो अगर आप देखिए सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऐसे केसेस में बेटा आपको क्या लगाना होगा, आपको दैट की जगह वॉट लगाना होगा। वॉट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो वॉट होता है ना, ये किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख के रख सकते हैं, ही वॉज हार्पिंग ऑन वॉट, किस चीज़ के ऊपर, ऑन वॉट ही वॉज हार्पिंग ऑन। तो आप चाहो तो उल्टा लिख के देख दो, ऑन वॉट ही वॉज हार्पिंग ऑन, ठीक है। तो आप अगर देखें तो ऑन वॉट आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऑन वॉट किस चीज़ के ऊपर, ऑन वॉट ही वॉज हार्पिंग ऑन, ठीक है। तो जो ऑन प्रपोजिशन है इसको ऑब्जेक्ट देने के लिए आपको वॉट लिखना होगा। तो दैट जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में आ तो जाता है, लेकिन वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऐसे सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। तो आंसर किस पार्ट में हो गया, आंसर आपका सी पार्ट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताइए। द पुलिस आर डूइंग ऑल दैट कैन अच्छा, द पुलिस आर डूइंग ऑल दे कैन डू टू फाइंड आउट द मिसिंग चाइल्ड, क्या आंसर होगा बताइए। देखो ये जो द पुलिस लिखा गया है सही है, हम किसी वो दुनिया की सारी पुलिस को तो कहेंगे नहीं कि सब लगी है। हमने इसमें बताया कि द पुलिस आर डूइंग, मतलब जो उसके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर लगे दे आर डूइंग, वो सही कर रहे हैं, ठीक है ना। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। ऐसे और भी वर्ड होते हैं, जैसे आपने कहा पुलिस है, पीपल है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री है, ठीक है। ये कुछ वर्ड है, पुलिस है, पीपल है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री है, या फिर आपने कहा कैटल है, ठीक है। ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। अब जब ये प्लूरल है तो उनके साथ वर्ब प्लूरल ही आएगी। तो ऑल दे कैन डू टू फाइंड आउट द मिसिंग चाइल्ड, ठीक है। पढ़ने में तो कुछ गलत नहीं लग रहा है। फिर जब पुलिस प्लूरल है तो दे भी लगा रहे हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आ रहा है, दे कैन डू, कैन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो अपना पॉसिबल एफर्ट भी कर रहे होंगे टू फाइंड आउट द मिसिंग चाइल्ड, पालने में, ठीक है। सुनो अभी फाइंड क्या होता है, फाइंड का मतलब समझते हैं। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है यू गेट बैक एनी ऑब्जेक्ट which
you misplaced और मिस्ड, यही है ना भाई। मैं खोज लेता हूँ उस चीज़ को जो कहीं खो गया है, कुछ मिसप्लेस्ड है, उस सब के लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है फाइंड आउट का मतलब क्या होता है। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है टू गेट द आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम, टू गेट द आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम या टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कुछ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं कि आई फाइंड आउट द आंसर, मुझे मिल गया है, या आई फाइंड आउट द सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। तो मतलब व्हेन वी फिगर आउट समथिंग, मतलब इसका अगर आप देखें तो ये फिगर आउट होता है। जब आप कहते हो मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया है, तो ऐसे केसेस में आप फाइंड आउट लिखते हो। लेकिन बच्चा जो है वो मिसप्लेस्ड या मिस्ड है, उसको ढूंढने के लिए फाइंड आउट नहीं आएगा, तो यहाँ से फाइंड होगा। आंसर आपका सी पार्ट में होगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट एंड फाइंड अलग अलग है। फाइंड आउट का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम को पा लेना, कुछ खोज लेना, कुछ निकाल लेना। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है वी फाउंड द बॉय, हमें बच्चा मिल गया है, तो वो आप फाउंड लेंगे, फाउंड आउट, फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, और जब तक ढूंढ रहे हैं तो कहते हैं ना वी फाइंड आउट द वे, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे, तो रास्ता निकालने के लिए फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। I know that my family don't afford the rent in a metro city, hence my family has decided not to shift there. बताइए क्या आंसर होगा। देखो, I know मैं जानता हूं, that कंजंक्शन हो गया, my family ये प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है ना, do not afford the rent in a metro city, hence इसलिए क्या हुआ, रिजल्ट आया my family has। अब फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर ही आएगा। डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट देयर, कि डिसाइड कर लिया कि वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अब बात आती है डिसाइड कर लिया नॉट टू शिफ्ट देयर कि वहाँ शिफ्ट नहीं होना है, और इसमें एरर क्या हो सकता है। एक सेंटेंस है आई डू नॉट अफोर्ड और आई कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, आई डू नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि ये तो एक ब्लंट स्टेटमेंट है, और ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब आई डू नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, मेरे पास महंगी कार नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, बड़ा घर नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं नहीं कर सकता हूँ, इट शोज पॉसिबिलिटीज। क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो करता है आपकी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो जब पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है तो इस सेंटेंस में देखो, क्या ये अफोर्ड नहीं करती हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट है कि इनके पास पैसा नहीं, अफोर्ड नहीं करती हैं, ये सस्ता घर ही अफोर्ड करते हैं, नहीं। पॉसिबिलिटीज बताई गई है कि रेंट बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है इसलिए, मतलब कंडीशन है, आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे रिजल्ट भी बताया गया, कंडीशन भी बताई गई, तो पॉसिबिलिटीज संभावनाएं बताई गई हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखा गया, और संभावना लिखी जाएगी कैन नॉट से। तो क्या आंसर क्या होगा, पॉसिबिलिटी कैन नॉट होगी। तो आपने कहा माई फैमिली कैन नॉट अफोर्ड द रेंट इन अ मेट्रो सिटी, हेंस माई फैमिली हैड डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट देयर। नेक्स्ट आइए, तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका बी पार्ट में होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द समाजवादी पार्टी एज वेल एज द बहुजन समाज पार्टी विल हैव एन एग्रीमेंट इन यूपी to fight against the dominant party, the Bharatiya Janata Party, to show their potential। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है। जैसे हम कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जब ईदर आता है, जब हम ईदर का यूज़ करते हैं तो ईदर के बाद हमेशा और आता है। जब हम नीदर का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमेशा नॉर आता है। ईदर और होगा, नीदर नॉर होगा। ऐसे हम लोग नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा होता क्या है कि बोध के साथ भी तो आप एंड का यूज़ करते हो, ऐसे ही आप वेदर के साथ और का यूज़ करते हो। ठीक है, तो बोध द समाजवादी पार्टी एज वेल एज नहीं आएगा, दोनों को जोड़ा गया तो एंड ही आंसर होगा। ठीक है, एंड आंसर होगा।
तो करेक्ट आंसर आपका किस पार्ट में हो, ये आपके बी पार्ट में होगा। ठीक है, ये आंसर है। तो ये थे बच्चों आज के आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है सब समझाई गई हैं। अब बात करते हैं बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स को लेके। CDS टॉपर्स चॉइस फाउंडेशन बैच, ठीक है, फाउंडेशन बैच UPSC CDS 1 to 2026 यानी कि 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपके सामने है। 2499 का होगा। अगर आप कोर्स के फीचर्स देखें तो 800 आवर्स ऑफ लर्निंग आपको मिलेंगे, प्लस में 30 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3000 प्लस पेजेस ऑफ हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, 30 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड एंड एडवांस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स ऑफ योर लर्निंग पार्टनर। साथ के साथ OTA का बैच भी आपके लिए लाइव है। OTA का बैच आपका 1699 का है, जहां आप सबको पता है कि OTA में मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, तो ये दीपेंद्र से मैथ्स वाले यहाँ से थोड़े से गायब हैं, तो बाकी ये वाला बैच भी आपके लिए लाइव है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी के लिए है, ये IMA AFA और INA के लिए है। इससे अलग यदि मैं आपको बताऊं तो फ्रीडम टू लर्न, जो बच्चे 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ रिवीजन कोर्सेज आपके लिए लाइव हैं, तो आप ये रिवीजन कोर्सेज ले सकते हैं। CDS का कोर्स भी लाइव है और OTA के लिए भी कोर्स लाइव है। तो ये रिवीजन कोर्सेज हैं, यानी कि जितना समय है उसके हिसाब से सेलेक्टेड टॉपिक्स का ये कोर्स बनाया गया है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्सेज उन बच्चों के लिए बहुत होते हैं जिनको 100% ये पता होता है कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ है। कुछ बच्चों को एक स्पेसिफिक चैप्टर में, कुछ बच्चों को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर वैसा ही कोर्स वो सेलेक्ट करते हैं। तो पॉलिटी कासिफ सर की है 299 में, पूरा इंग्लिश का बैच 999 में है। मैथ्स में बेटा दीपेंद्र सर का पूरा बैच है, उससे अलग 299 में आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, एंड 299 में कासिफ सर का और अभिषेक सर का मिला हुआ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें कासिफ सर ने हिस्ट्री पढ़ाया है, आर्ट एंड कल्चर अभिषेक सर ने पढ़ाया है। बाकी लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज आर लाइव ऑन द प्रोडक्ट। उससे अलग कुछ बच्चों को हैंड रिटन नोट्स की बहुत आदत होती है, दे कैन जस्ट गेट द हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब कुछ आपको देता है डिजिटल बेंचर्स। डिजिटल बेंचर्स इससे अलग आपको एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप देता है फॉर योर सक्सेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टारगेट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग, ये सब मिलता है। आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस या क्वेश्चन, ये सब कुछ तो होता ही होता है वहाँ पे। स्टे कनेक्टेड विद अस, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।